प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम एक बार फिर से प्रभात ज्ञान कोश के डेली न्यूज़ एनालिसिस में भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो भी भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स है वो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। हम आज सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत और भूटान के बीच में जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहमति हुई है, उसको लेकर के हमारी आज की सबसे पहली खबर है। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो किससे रिलेटेड है? भारत और भूटान के बीच में। तो भारत और भूटान ने जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता, वन्यजीव प्रबंधन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में मिल करके काम करने की सहमति व्यक्त की है ना। भारत का जो पड़ोसी देश है और भारत से जिसकी सीमाएं लगी हुई हैं, तो भूटान जो है जिसकी राजधानी थिम्पू है, वहाँ के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री जिनका नाम क्या है, जेम्स शेरिंग, उनकी अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मुलाकात की है ना। तो दोनों समकक्ष थे, जेम्स शेरिंग और यहाँ से कीर्तिवर्धन सिंह, और उन दोनों ने फिर जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत और भूटान के मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो दक्षिण कोरिया से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों को पता है नाटो एक सैन्य संगठन है जो अमेरिका और उसके जो देश हैं जिन्होंने उसके साथ में संधि की है उनको एक सैन्य सहायता उपलब्ध करवाता है और उनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस नाटो ने एशिया के अंदर जो है वो एक सैन्य उड़ान योग्यता प्रमाणन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नाटो के साथ करने वाला एशिया का पहला और एकमात्र देश बना है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने सैन्य उड़ान योग्यता प्रमाणन के लिए पारस्परिक मान्यता प्रक्रिया पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एशियाई देश के साथ नाटो का पहला ऐसा सौदा है। तो कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन और नाटो की विमानन समिति ने वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षित उड़ान के लिए विमान की उपयुक्तता का एक महत्वपूर्ण माप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो कौन सा देश है वो? कोरिया है। तो इसमें क्या हुआ है कि नाटो के द्वारा जो है वो सैन्य उड़ान योग्यता प्रमाणन पर हस्ताक्षर किया गया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। किस देश के साथ में किया गया है? दक्षिण कोरिया के साथ में किया गया है, और ऐसा करने वाला वो एशिया का पहला और एकमात्र देश है। अगली दोस्तों खबर हमारी जो है कृषि से संबंधित है, और ये खबर जो है वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है ना। तो भारत में बागवानी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो वो राज्य कौन सा है? नागालैंड है, जिसको कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के कारण कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री सोल्होतु ओनुओ क्रूस ने यह पुरस्कार प्राप्त किया, और इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास में? नितिन गडकरी के पास में। और इन्होंने जो है वो 2024 का कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसको प्रदान किया है? नागालैंड को प्रदान किया है। किस क्षेत्र में कार्य के लिए? बागवानी में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए नागालैंड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज की जो अगली महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि पाठ्यक्रम में है ना मनुस्मृति को शामिल किया गया। और मनुस्मृति प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, और मनुस्मृति को दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के द्वारा जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसके लिए अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो मनुस्मृति को न्याय शास्त्र नामक पेपर के तहत स्नातक कार्यक्रमों के लिए पेश किए जाने की योजना है। तो मनुस्मृति किसके तहत? न्याय शास्त्र, कानूनी पद्धति, ये एक पेपर है, और उस पेपर के तहत स्नातक कार्यक्रमों के लिए
पेश किए जाने की एक योजना है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के द्वारा मनुस्मृति को, संस्कृत ग्रंथ को विधि में स्नातक के पाठ्यक्रम के रूप में एक न्याय शास्त्र नामक पेपर के तहत शामिल किए जाने की योजना है। अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों खेलों से संबंधित है। प्यूमा इंडिया का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। उसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। तो स्पोर्ट्स का ब्रांड है ये प्यूमा इंडिया, है ना। और इस स्पोर्ट्स के ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक जो हो रहा है उसमें भारतीय दल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपने फुटवियर पार्टनर के रूप में साझेदारी की घोषणा की है। पेरिस में जो ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं उसमें भारतीय दल जो भाग लेगा, है ना, तो उसमें प्यूमा इंडिया जो है उसने साझेदारी की है। तो यहाँ पर इसकी घोषणा प्यूमा ने की है और उसका शीर्षक क्या है? सी द गेम लाइक वी डू। ठीक है, तो क्या है इसका? सी द गेम लाइक वी डू, ये शीर्षक है। ठीक है, तो इस शीर्षक के तहत जो है वो भारतीय दल जब वहाँ पेरिस ओलंपिक में भाग लेगा तो प्यूमा इंडिया जो है वो उसके पार्टनर के रूप में जो है वो काम करेगा। और प्यूमा इंडिया की स्थापना 1948 के अंदर रूडोल्फ डेसलर के द्वारा की गई। ठीक है, और ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जर्मनी में है। तो एक ऐसा ब्रांड जो स्पोर्ट्स को लेकर के, है ना, और फिर स्पोर्ट्स के शूज़ हैं, स्पोर्ट्स के जैसे कपड़े हैं, तो उसको लेकर के और फिर जो एक ब्रांड है, तो इस प्यूमा इंडिया जो है उसने पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के साथ में अपने पार्टनर के रूप में साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर फिर हमारे यहाँ क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट में इंग्लैंड के ऑलराउंडर और उसके कप्तान जिनका नाम क्या है? बेन स्टोक्स, उन्होंने 200 टेस्ट विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, तो 200 विकेट और 6000 रन का डबल हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, और वो इंग्लैंड के ऑलराउंडर भी हैं और कप्तान भी है। और खेल इतिहास के अंदर जो है वो 200 विकेट और 6000 रन लेने वाले वो विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की हमारी जो है वो महत्वपूर्ण खबर थी। इसमें अगर हम लोग देखें तो इस कीर्तिमान को प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सोबर्स थे, जिन्होंने 235 विकेट लिए और 8032 रन बनाए। गैरी सोबर्स जो कि कहाँ के थे? वेस्ट इंडीज के थे। जबकि दूसरे खिलाड़ी कौन से थे? जैकस कैलिस जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। उन्होंने भी अपने कैरियर में 292 विकेट लिए और 13289 रन बनाए। तो इस प्रकार से गैरी सोबर्स वेस्ट इंडीज, उसके बाद में दूसरे खिलाड़ी जैकस कालिस दक्षिण अफ्रीका, और तीसरे खिलाड़ी जिन्होंने 200 विकेट और 6000 रन बनाए हैं वो बने हैं बेन स्टोक्स। ठीक है, जो कि इंग्लैंड के कप्तान और ऑलराउंडर हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नम्मा मेट्रो। नम्मा मेट्रो की घोषणाओं में जो आवाज़ दी जाती है ना, मेट्रो के अंदर जो आवाज़ दी जाती है यात्रियों को लेकर के, उसको आवाज़ देने वाली अपर्णा वस्तारे का 57 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये कन्नड़ की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं और उन्होंने नम्मा मेट्रो की जो घोषणाएं होती है उसके पीछे आवाज़ दी थी, जिनका निधन हो चुका है, और उनका नाम क्या है? अपर्णा वस्तारे। वैज्ञानिकों ने अभी पिछले दिनों ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में नए सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की है। किसके बीच में? ग्रीनलैंड और कनाडा, है ना। तो ग्रीनलैंड जो कि उत्तर में है, एक ऐसा शीत क्षेत्र है, और उसके बाद में कनाडा है, उनके बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की है। और इस सूक्ष्म महाद्वीप की खोज किसने की है? तो डर्बी विश्वविद्यालय और उपसाला विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की। और निष्कर्ष में इसके जो निष्कर्ष है वो कहाँ पर प्रकाशित किए गए? गोंडवाना रिसर्च में इसके निष्कर्षों को प्रसारित किया गया। तो ये जो शोधकर्ता थे उन्होंने ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में नए सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की है। और ये कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने इसका शोध किया? डर्बी विश्वविद्यालय और उपसाला विश्वविद्यालय ने इसका खोज किया। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो ये जो देखते हैं अपन लोग, ये जो नया सूक्ष्म महाद्वीप वो किससे बना है? ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते उनको हम लोग बता देते हैं। पृथ्वी की सतह पर बड़ी बड़ी चट्टानी स्लेट बनी हुई है जिनको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, जिसके ऊपर पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीप उन प्लेटों पर विस्तारित है। ठीक है, तो ये प्लेटें ही महाद्वीपों की गति, ज्वालामुखी की गतियों और भूकंप के लिए जिम्मेदार हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं में से एक कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। यहीं पर डेविस स्ट्रेट का निर्माण करती है और वहीं पर जो है वो इस प्रकार के सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की गई है।
अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारी जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो अग्निवीर से संबंधित है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निवीर एक योजना शुरू की जिसके तहत जो है वो आर्मी के अंदर भाग लेने वाले युवाओं को कुछ समय के लिए 4 वर्षों के लिए जो है वो मौका दिया जाता है और इसके अंदर एक नया अमेंडमेंट सरकार ने किया है। वैसे ये योजना बहुत ही ज़्यादा विवादित रही है और इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो CISF, BSF और RPF में 10% आरक्षण और आयु में छूट मिलेगी। तो अगर ऐसे जो CISF से रिलेटेड हैं, BSF से रिलेटेड हैं और RPF से रिलेटेड हैं, उनको कितना आरक्षण दिया जाएगा? 10% आरक्षण कोटा दिया जाएगा और उनकी उम्र में भी उनको जो है वो छूट मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल सहित कई केंद्रीय सशस्त्र बल पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए कांस्टेबल के 10% पद आरक्षित करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से कांस्टेबल में कितने पद आरक्षित किए गए? 10% पदों को आरक्षित किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और CISF की जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों नीना सिंह। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के अनुरूप CISF की इस भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है और इसमें भविष्य में कांस्टेबल की सभी नियुक्तियों में 10% नियुक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया, अग्निवीरों की भर्ती होगी तो उसमें जो अग्निवीरों में जो पूर्व अग्निवीर थे अग्निवीर भर्ती में और वो लोग फिर उनकी सेवा पूरी कर चुके हैं, उनको जब भी CISF, BSF और RPF अपनी भर्तियां निकालेगी कांस्टेबल की तो उसमें 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। ये CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने बताया और भारत सरकार ने इसका फैसला ले लिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो फिर एक महत्वपूर्ण खबर है जो भारत और चीन के द्वारा, तो चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पे अपना दावा करता है जबकि वो भारत के क्षेत्र है, लेकिन चाइना उसको क्या बताता है कि वो जो है वो उसकी बाउंड्री हमारी है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में भारत क्या कर रहा है? बिजली संयंत्र बना रहा है। ये भारत का बहुत बड़ा निर्णय है दोस्तों। तो भारत ने पूर्वोत्तर हिमालय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 12 जल विद्युत स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है ना। कितने जल विद्युत स्टेशन बना रहा है भारत? 12, और वो भी कौन से क्षेत्र पे? जिन पे चीन अपना दावा कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर अपन लोग देखें तो ईटानगर इसकी राजधानी है और इसके मुख्यमंत्री अभी कौन है? पेमा खांडू है और इसके राज्यपाल कौन है? त्रिविक्रम परनायक इसके राज्यपाल है। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण खबर पे हम लोग बात करते हैं मैप ऑफ द डे। और मैप ऑफ द डे में आज हम लोग बात किसकी करते हैं? एक बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और ये बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नंदा देवी है दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा नंदा देवी का ये मैप यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो नंदा देवी कहाँ पर है आप लोगों के? ये है आप लोगों के उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के अंदर जो है वो चमोली गढ़वाल जिले में ही है। कहाँ पर है उत्तराखंड में? चमोली गढ़वाल जिले के अंदर जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और हिमालय के सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है, और वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसी रिजर्व में 2 राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो नंदा देवी और एक फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? एक तो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कौन सा है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम लोग बात करते हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बखेर किसकी रस्म है? शौक की रस्म है। बखेर यानी उछाल, बखेरा करना। मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे जब लोग जाते हैं तो वो क्या करते हैं? सिक्के उछालते हैं। तो इस रस्म को क्या कहते हैं अपन लोग? शौक की रस्म है। इसको क्या कहते हैं? बखेर करना अथवा उछाल करना। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है ना? तो कुकड़ी ये किस जनजाति में है? सांसी जनजाति जो है वो इस रस्म को अदा करते हैं। किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई, है ना? डाकन प्रथा जिसमें जो है आप लोगों को पता है भूत प्रेत और इस प्रकार की कुछ चीज़ें करके और फिर जो है वो किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है। तो इस प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई थी? महाराणा स्वरूप सिंह। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से कौन सी प्रथा पर रोक लगाई दोस्तों? तो कन्या वध पर जो रोक लगाई गई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे और उनका नाम क्या था? विल्किंसन था। हरविलास शारदा का नाम आपने सुना होगा दोस्तों।
उन्होंने सबसे पहले 1929 में शारदा एक्ट को पारित करवाया था। और इस शारदा एक्ट के तहत क्या था कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र को निर्धारित किया गया था। और इसमें लड़के की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? 18। और लड़की की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? 14। और इसको क्या कहा गया था? शारदा एक्ट। और ये किसके प्रयासों का नतीजा था? हरविलास शारदा के प्रयासों का नतीजा था। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कीणा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कीणा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग अनाज वगैरह है ना, कुछ सामान खरीदना है, उसके बदले में लोग क्या करते हैं? अपने घर से अनाज ले जा करके देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कीणा कहते हैं। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो प्रतिबंध लगाया गया था 1853 में। और महाराणा का नाम क्या था? स्वरूप सिंह। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर पर जुड़ा हुआ है? विवाह से संबंधित है। लीला मोरिया किससे संबंधित है? शादी से संबंधित है। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर है ना, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? घरेलू दास के लिए। दास को क्या कहते हैं? है ना, तो ये गाला कहते हैं, दरोगा कहते हैं, चाकर कहते हैं, चेला कहते हैं, है ना। आखा से क्या तात्पर्य? आखा करना, है ना। चावल या गेहूं के दाने, आखा यानी आखे दाने, आखे चावल यानी पूरा चावल, और उसको ले करके फिर चढ़ाना। तो मांगलिक अवसर पर काम आने वाले जो चावल या गेहूं के दाने होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको आखा कहते हैं। अब हम लोग आज बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे की। और पर्सन ऑफ द डे में हम लोग बात किसकी करते हैं? ईवी रामास्वामी पेरियार की। ठीक है, तो ईवी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। और इन्होंने गांधी से अलग खाने के मुद्दे पर जो है विवाद किया था। कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए अलग भोजन के मुद्दे पर उन्होंने विवाद किया था। और इस प्रकार से जब अपन लोग देखते हैं तो रामास्वामी पेरियर जो है उनको वेकोम विरार के रूप में भी जाना जाता है। वेकोम के नायक के रूप में अथवा फिर वेकोम विरार के रूप में किसको जाना जाता है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है ईवी रामास्वामी पेरियर। ठीक है, और ईवी रामास्वामी पेरियर के जन्म दिवस को हम सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। तथा इनको जो है वो तमिलनाडु के पिता के रूप में भी सम्मानित किया गया है। तो तमिलनाडु के पिता के रूप में सम्मानित है। उसके बाद में जो है वो उनके जन्म दिवस 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने जो है वो सबसे पहले गांधी जी से खाने के मुद्दे पर विवाद किया था, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के मुद्दे पर विवाद किया था। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं आज के। उसके बाद में हम लोग करंट अफेयर्स में राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम है और उसका संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाएगा। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में भारत के किस गेम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो तीरंदाजी में। कहाँ के हैं ये? बीकानेर के। क्या नाम है इनका? श्याम सुंदर स्वामी। पेरिस में जो ओलंपिक खेल हो रहा है उसमें पैरा ओलंपिक में भाग लेंगे बीकानेर के तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में कौन से केंद्र बनाए जाएंगे? आदर्श सौर ग्राम केंद्र राजस्थान का कौन सा जिला आयुष्मान कार्ड वितरण करने में मामले में प्रदेश में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में कौन से केंद्र बनाए जाएंगे? तो वो केंद्र हैं आदर्श सौर ग्राम केंद्र। क्या नाम है उसका? तो पीएम सूर्य घर योजना में मुफ्त बिजली योजना के तहत, सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में कुछ केंद्र बनाए जाएंगे और उसका नाम क्या होगा? आदर्श सौर ग्राम केंद्र। राजस्थान का कौन सा जिला आयुष्मान कार्ड वितरण के मामले में प्रदेश में शीर्ष है? वो जिला कौन सा है आपके दोस्तों? गंगानगर है। और प्रदेश का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है? सोरसन 12 में। खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है सोरसन 12 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज हमने भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके साथ में मैप ऑफ द डे और पर्सन ऑफ द डे पर चर्चा की। उम्मीद है आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप अधिक से अधिक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।